Hi everybody, welcome to EduTap. And at this moment, when you're thinking कि यार FCI AG3 एग्ज़ाम पास आने वाला है, इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े या किस चैप्टर को प्रेफरेंस दे, वी हैव कम अप विद दीज 10 MCQ सीरीज जहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उनको कवर करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। और वैसे ही एक टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देखो वैसे तो एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें, there are three sections. One is your botany, another one it is your zoology, एंड द थर्ड वन इज एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इट कम्स अंडर एग्रीकल्चर। टॉकिंग अबाउट कितना लेंदी ये इस चैप्टर है, तो इट्स नॉट दैट लेंदी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है कि जब भी हार्वेस्ट मीन्स कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड एंड नाउ दे आर रेडी टू बी सेंट इनटू द मार्केट, या फिर आप स्टोर करो या कुछ, मीन्स इट इज रेडी टू गेट कंज्यूम्ड, उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू दैट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग और कंज्यूमिंग द क्रॉप्स, इट इज वे मोर देन दैट। इसमें क्लीनिंग आती है, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है बिफोर इट कैन बी सेंट इनटू द मार्केट, तो सभी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से और क्या क्या इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, थ्रू दीज 10 MCQs. So we will start that before there's an announcement that if you want to watch more such videos, you can subscribe to our YouTube channel and you can also join a Telegram channel to get the PDF of this and every lecture that we provide here on YouTube. ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी FCI AG3 की करेंटली फ्री YouTube सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज वीकडेज में वी कम और आपको at 2 p.m. we teach you the subjects which are going to be asked in FCI AG3 examination. On that note, let's come to question number 1. Dash refers to the stage in the development of fruits and vegetables when maximum growth and maturation has occurred. It is usually associated with full ripening in the fruits. देखो फर्स्ट समझते किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पर्टिकुलर है आपका टर्मिनोलॉजी बेस्ड। तो आपको बेसिकली क्या करा गया था, आपको एक टॉपिक, आपको एक डेफिनेशन दे दी और आपको पूछा है कि बताओ इसके अब टर्मिनोलॉजी क्या है, मीन्स इस ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वे में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, मे भी आपको क्वेश्चन, आपको वो टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन आपका कैसे फ्रेम हो सकता है, या तो डेफिनेशन दे दी और आपको टर्मिनोलॉजी पूछेंगे, या तो आपको टर्मिनोलॉजी दे दी और नीचे आपको एक्सप्लेनेशन पूछनी होगी, बतानी होगी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बात करते हैं मैच्योरिटी की। ऑफकोर्स पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कब होगा, एक बार जब क्रॉप मैच्योर हो जाए। ठीक है, तो मैच्योरिटी को मेजर करने के, मापने के क्या है, कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैच्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, और उस बेस में हम डिसाइड करते हैं कि मैच्योरिटी अटेन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब ये जो मैच्योरिटी भी है ये हम डिफरेंट टाइप की कैटेगराइज कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक वन में पूछा गया था कि जिसमें पूरी राइपनिंग हो चुकी है, देखो इस टाइप को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। देखो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का क्या मतलब है, अब ये पूरा जो फ्रूट है वो पक चुका है, इसके बाद अब ये आगे जो फर्दर है ये टुवर्ड्स डेथ, टुवर्ड्स सेनेसेंस, एकदम हिंदी में बोलूं अब ये डेथ की मतलब ये मरने की ओर आगे अब और ज्यादा क्या होगा, राइप होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, आप मैं आपको इमेजिन इफ आई से आई विल टेल यू एप्पल। ठीक है, अब एप्पल है, नॉर्मल इमेजिन आप करिए, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे वो सड़ना शुरू हो गया। कैसे सड़ना शुरू हुआ, क्या हमने आउटर एक्सटर्नल कुछ इसमें फैक्टर्स डाले, क्या उसमें फंगस लग गया, नहीं, वो विद टाइम क्या होता है खुद ही थोड़ा बहुत क्या है श्रंकन होना, उसका जो टेस्ट है वो चेंज होना, वो होता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, राइट। तो व्हाट आई मीन टू कन्वे कि एक बार जब वो राइप हो गया, पूरा पक गया, उसके बाद भी उसमें क्या है कंटिन्यूटी प्रोसेस होती रहती है मेटाबॉलिज्म की, और एक टाइम बाद वो खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वो मैच्योरिटी है फ्रूट्स की कि जिसके बाद अब वो क्या है टुवर्ड्स सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब डेथ, टुवर्ड्स इट अब वो क्या है आगे और राइपन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हार्वेस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, हार्वेस्ट मैच्योरिटी या कमर्शियल मैच्योरिटी आपकी क्या होती है कि इसमें पहले मैं हार्वेस्ट मैच्योरिटी बताती हूँ कि एट हार्वेस्ट मैच्योरिटी का मतलब ये है कि
किस टाइम में किस स्टेज में वो कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंगो का एग्जाम्पल लो। मैंगो यू कैन कंज्यूम नॉर्मली इन समर्स, यू कंज्यूम, है ना, तो वहां पे कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको राइपन मैंगो चाहिए, ठीक है। बट मैंगोज आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स, वो अचार बनाने के काम भी आते हैं। अब अचार बनाने के लिए इमेजिन द शेप एंड साइज ऑफ मैंगो, रॉ मैंगोज आर रिक्वायर्ड, राइट, आपको रॉ मैंगोज रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेच्योरिटी इंडेक्स का क्या मतलब है कि किस मेच्योरिटी में मुझे वो चाहिए या कंज्यूमर को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैंगो का ही एग्जाम्पल लूं, अगर मैंगो एकदम राइपन स्टेज में उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम उसको फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी भी बोल सकते हैं और हम उसको हार्वेस्ट मेच्योरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उसको तब हार्वेस्ट कर रही हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको कच्चे एकदम रॉ स्टेज में हार्वेस्ट कर रही हूं, मैं उसको फिर भी हार्वेस्ट मेच्योरिटी बोल सकती हूं, लेकिन मैं उसको फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी वो आम कच्चा था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमिंग टू कमर्शियल मेच्योरिटी। कमर्शियल मेच्योरिटी मतलब कि उस स्टेज में जब वो कंज्यूमर को मिले तब वो पका हुआ हो या वो रिक्वायर्ड स्टेज में हो। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर उत्तराखंड, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, उत्तराखंड से आपको टोमेटोज है, वो आपको सेल करने हैं मान लो साउथ के किसी रीजन में, ठीक है। अगर यहीं से राइपन टोमेटोज, जो पके हुए टोमेटोज है, आप सेंड करोगे, जब तक वो साउथ रीजन में पहुंचेंगे तब तक तो वो सड़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमको उसको थोड़ा पिंकिश स्टेज या ऑरेंज स्टेज जो बोलते हैं, उसमें हमको हार्वेस्ट करना होगा, सो दैट विद इन द डेज जब तक वो फॉर एग्जांपल केरला की मार्केट में पहुंचे, तब वो जाके उस पके हुए स्टेज में हो कि उसको वो डिजायरेबल हो बाय द कंज्यूमर। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल मैच्योरिटी। कमर्शियली जब वो अवेलेबल होगा तब उसकी जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, उससे पहले उस चीज को ध्यान में रख के हम जब हार्वेस्ट करते हैं उसको कमर्शियल मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लैरिटी होगी। विच मेथड इज यूज टू मेंटेन फ्रूट फ्रेशनेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जब पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि नॉट ऑलवेज की सीधा सेलिंग के लिए जाएगा, कंज्यूमर में जाएगा, ठीक है। स्टोरेज पर्पस भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के काम आता है। तो स्टोर करने के काफी वेज होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक, जैसे ये सारे क्या है आपके वेज ही हैं फ्रूट को स्टोर करने के लिए, पर इसमें पूछा गया है कि जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो सी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेटिव कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेटिव कूलिंग आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक आपका कूलिंग पैड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, या आप गत्ता बोल सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। ब्रिक से भी बन जाते हैं वैसे इवेपोरेटिव कूलिंग, ब्रिक मतलब ईंटों से भी क्या करते हैं बेसिकली, एंड स्पेशली विलेज एरियाज में ये यूज होता है। एक क्या करते हैं कूलिंग पैड्स या आप ब्रिक्स, कुछ भी आप ऐसा मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है, और बीच में स्पेस होता है जहां पे आपके क्या है क्रॉप्स रखे हुए होते हैं, जो भी आपका हार्वेस्ट है वो रखा हुआ होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो भी आपका कूलिंग पैड्स आपने लगाए हैं या जो भी मटेरियल आपने लगाया है उसको आप गीला कर देते हो, उससे पानी रन करते हो। तो इससे क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पानी रन कर रहे हैं तो बाहर से जो हॉट और ड्राई एयर आती है, जब वो इस पानी के कांटेक्ट में आ जाती है और वो इस मटेरियल से कूलिंग पैड से पास करती है, क्यों पास करेगी, क्योंकि वो स्पेस प्रेजेंट होता है फॉर द एयर टू पास। अब देखो एयर तो फ्रीली फ्लोइंग है, जहां से उसको स्पेस मिलेगा वो वहां से आगे बढ़ जाएगी, तो कूलिंग पैड जो होते हैं उनमें वो स्पेस प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। आगे जाएगी तो वो कूल एयर बन जाती है, ठीक है। तो अब ठंडी हवा बन गई तो उसके जहां पे भी आसपास जो भी चीजें रखी होंगी वो भी ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये जो मेथड है, ये वाला मेथड में आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा आपको पता है रेफ्रिजरेट कर रहे हो, नॉर्मल घर में फ्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। फ्रीजिंग जो है ये एक स्टेप आगे होता है। रेफ्रिजरेशन में आपके जो आपका जो भी मटेरियल है वो सिर्फ ठंडा रहता है, फ्रीजिंग में वो जम जाता है ना। एंड देन दे रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। क्रायोजेनिक स्टोरेज क्या होती है, जो क्रायोजेनिक स्टोरेज है आपकी बेसिकली, इसमें आपका नाइट्रोजन का प्रेजेंस चाहिए होता है, ठीक है, मींस नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है इसमें। और जो इरेडिएशन है इसमें क्या होता है, इरेडिएशन में आपकी बेसिकली गामा रेज रिक्वायर्ड होती है टू थ्रो द टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है। अब यू माइट गेट कंफ्यूज कि क्रायोजेनिक स्टोरेज और इरेडिएशन भी तो समवॉट इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। बट यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट जो आपका मोस्ट एप्ट आंसर जो होता है अमंग द फॉलोइंग, वी हैव टू गो फॉर इट, ठीक है। मेंटेन फ्रूट फ्रेशनेस की अगर हम बात करें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट ऑप्शन है दैट विल बी इवेपोरेटिव कूलिंग, क्योंकि इरेडिएशन से आपके माइक्रोब्स किल हो रहे हैं, वहां पे जो एम है दैट इज टू किल द माइक्रोब्स, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पर्पस है
फ्रेश फ्रूट रखने का वो ऐसे डायरेक्टली सर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। विच फ्रूट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट्स स्किन कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो बाय 6% फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगेन एज आई टोल्ड कि कुछ मैच्योरिटी इंडेक्स होता है और उनसे भी आपके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ यू गेटिंग कंफ्यूज तो क्रायोजेनिक क्यों नहीं था, बिकॉज क्रायोजेनिक में आपका काइंड ऑफ इट्स लाइक स्टोरिंग, जैसे फ्रीजिंग वाला बात होता है ना, क्योंकि यहाँ पे -176 डिग्री में आपका लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ की भी जो कंडीशन होती है दैट इज नॉट फ्रेश फ्रूट वाली। जो आपका इवेपोरेटिव कूलिंग है उसमें आप कभी भी इट एक्ट लाइक अ नॉन इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जो आप कभी भी फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हैं। विच फ्रूट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट्स स्किन कलर रेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, ठीक है। इसमें अगर आपको ये बाय 6% भी ना पता हो तो आई थिंक पर आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पपाया, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई वुड रिकमेंड कि ये कुछ मेच्योरिटी इंडेक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप से, प्लीज कीप इन माइंड। जैसे मैंगो के क्या क्या मेच्योरिटी इंडेक्स है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.01 से 1.02 के बीच में होगी। टोटल सॉल्ट सॉल्यूशन 11 से 15 डिग्री ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स एसआई यूनिट है, डिग्री ब्रिक्स जो है वो एसआई यूनिट है, ठीक है। बनाना का क्या है, पल्प पील रेशियो 1.2 टू 1.6 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप के क्या है, टीएसएस जो टोटल सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन है, आई एम सॉरी, वो कितना हो जाएगा, वो कितना होगा 16 टू 24 के बीच में। वैसे पपाया की बात करें एक्सटेंट ऑफ 6%, ठीक है, जो हमने अभी देखा। पाइनएप्पल में कितना चाहिए 25% सरफेस चेंजेस टू येलो कलर, अगर लोकल मार्केट में देना है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देना है तो ग्रीन स्टेज में ही देना होगा। आई होप नाउ यू कैन कनेक्ट कमर्शियल मैच्योरिटी सो दैट जब वो वहां पे पहुंचे जहां पे एक्चुअली रिक्वायर्ड है बाय कंज्यूमर, तब जाके वो अपने फुल मैच्योरिटी में हो। जैकफ्रूट के लिए डल हॉलो साउंड प्रोड्यूस होता है। पोमोग्रेनेट में जो पोमोग्रेनेट में नॉर्मली देखा जाता है कि 135 से 170 डेज आफ्टर हार्वेस्ट वी कंसिडर इट टू बी राइपेंड, ठीक है। और सिट्रस के भी कुछ हमारे लिए मिनिमम जूस कंटेंट है उसका कुछ रेशियो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज नॉट अ टेक्निक फॉर मिनिमाइजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते क्यों है, सो दैट ऐसा ना हो कि हार्वेस्ट तक तो हमने पूरा अपना जो भी कोशिश है वो कर ली, बट आफ्टर दैट इट गेट्स वेस्टेड और फार्मर को उसका बेनिफिट ना मिले, ठीक है। अल्टीमेटली जब तक कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, फार्मर को बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो पोस्ट हार्वेस्ट मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेथड्स है जो यूज किए जाते हैं, जिसमें देखो वैक्सिंग, क्योरिंग और जो आपका इरेडिएशन है, ये जो है आपके डायरेक्ट मेथड्स है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। वैक्सिंग में क्या करते हैं, जो आपके आउट ऑफ जो वैक्सिंग में जो भी आपका फ्रूट है उसको एक वैक्स की कवर लेयर लगा देते हैं, सो दैट क्या हो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ज़्यादा ना हो। इससे क्या होगा कि जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें जो माइक्रोबियल अटैक एट द लाइक सरफेस ऑफ द जो भी आपका फ्रूट है उसमें नहीं होता है। क्योरिंग में क्या होता है, दिस इज यूजुअली डन जो आपकी ट्यूबर क्रॉप्स होती है, स्पेशली जैसे गार्लिक की बात कर ले, अनियन की बात कर ले, आपने हमेशा देखा होगा उसके अराउंड एक कवर होता है, ठीक है। लेकिन ये कवर ऐसे अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता है। जब आप फ्रेशली हार्वेस्ट करते हो उसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जो कवर हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में वो नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए शेड में, कोई ऐसे छांव वाली जगह में, फील्ड में ही मतलब उसको रखते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी लाइक डायरेक्टली यू हार्वेस्ट एंड कीप देयर फॉर सम टाइम, सो दैट क्या हो जो आउटर लेयर है उसके बाद वो क्या, जो आउटर जो सरफेस है वो थोड़ा हार्डन हो जाए और जिससे क्या है वो लेयर बन जाए, ठीक है। गर्डलिंग में गर्डलिंग इज नॉट द मेथड ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। गर्डलिंग क्या मेथड होता है, आई विल शो यू द पिक्चर। इसमें बेसिक आइडिया ये है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ गर्डलिंग का एम है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स या जो भी आपका कमोडिटी है उसको इम्प्रूव करना, ना कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में। एंड इरेडिएशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे क्या करते हैं, गामा रेज आर यूज सो दैट जो माइक्रोब्स हैं दे कैन डाई और जो भी हमारा आइटम है उसको कोई इफेक्ट ना हो। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, बेसिकली जो फ्रूट है उसके आगे पीछे का जो एटमॉस्फेयर है उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल कम कर देंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ा देंगे, जिससे लेस रेस्पिरेशन हो। एंड इनफैक्ट वैक्सिंग में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हम रिड्यूस कर रहे हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। गर्डलिंग ये मेथड होता है
हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका ये फ्रूट है, मान लो ये आपके ग्रेप्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गर्डलिंग में जो ये वाला आपका एरिया है, पेडिसल बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, कट मार देंगे, जिससे एक स्टिमुलेशन डेवलप होता है उस ब्रांच में कि मे बी जो ये आपके पेडिसल है कटने वाला है, और क्या करेगा, ये जितना ज़्यादा शुगर हो सकता है वो अंदर फ्रूट्स में प्रोवाइड करेगा। वाई इज इट सो, देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड दे वांट टू कंटिन्यू देयर हेरिटेज, ठीक है। तो फ्रूट जितनी जल्दी डेवलप होगा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सीड है, तो बेसिकली क्या है, सीड को न्यूट्रिएंट मिलता रहे, सो दैट बाद में जब उसको एमिकेबल टाइम मिले या जो भी जब भी सिचुएशन सिनेरियो सही हो, फेवरेबल टाइम मिले, उस समय क्या करे, नॉट एमिकेबल बट यस फेवरेबल टाइम मिले, उस समय क्या है वो ग्रो कर सके, ठीक है। गर्लिंग मेथड आपका ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इथाइलिन एब्जॉर्बेंट इन फ्रूट प्रिजर्वेशन। अगर आपको इथाइलिन का रोल पता है तो आप इथाइलिन एब्जॉर्बेंट का रोल भी आप क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। देखो प्लांट हार्मोन्स मेन 5 टाइप के पाए गए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, देन वी हैव साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन आपका ओनली हार्मोन है फिलहाल के लिए जो आइडेंटिफाइड है इनसाइड प्लांट बॉडी, विच इज गैशियस इन नेचर, और उसका काम क्या है, राइपनिंग करना उसका काम है। तो अगर इथाइलिन का फंक्शन राइपनिंग करना है, तो इथाइलिन एब्जॉर्बेंट का क्या फंक्शन होगा फ्रूट प्रिजर्वेशन में, सो बेसिकली दैट वुड बी टू स्लो डाउन राइपनिंग, ठीक है। तो उसका काम क्या होगा, स्लो डाउन करना, ठीक है, ना कि इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज है आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। मीन्स एक रिकमेंडेड आइडियल टेम्परेचर होता है, ऑफ कोर्स दैट कैन बी दैट कैन ऑल्सो डिपेंड फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप, बट एक आइडियल रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर क्या होता है जिसमें क्रॉप्स फ्रेश प्रोड्यूस को रखे जाए, सो दैट देयर शेल्फ लाइफ कैन बी इंक्रीज, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज और एक हमने पीछे देखा था मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक, आगे मैं उसको कंटिन्यू करूँ, पैकेजिंग, ठीक है। दोनों में मोर और लेस सेम चीज ही फॉलो होती है, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, ठीक है। कंट्रोल्ड स्टोरेज एटमॉस्फेयर स्टोरेज में क्या होता है कि एक रूम है, when we are saying atmosphere storage, when we are talking about storage, तो हम एक रूम को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। वहाँ पे आपके कुछ रिमोट्स एंड बटन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं। वहाँ से आप क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो इस रूम की, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज होना चाहिए रूम में उसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑक्सीजन कितना प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आप ऑक्सीजन रिड्यूस करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली उससे क्या है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन घटेगा, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है उनका रेट क्या है, वो रिड्यूस होगा। रेट मतलब जितनी इंटेंसिटी से वो पहले हो रही थी वो जो है कम हो जाएंगी, ठीक है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में भी सेम थिंग होती है, हम मैनिपुलेट करते हैं टेम्परेचर, बट ऐसे खुला रूम नहीं होता। जैसे आपका एक नॉर्मल आपका एक पैकेट है जिसमें गिन के 2-3 या 1 में भी फ्रूट होगा और उसके बाहर एक पॉलीथीन शीट होगी। आपने सुपरमार्केट में ऐसा देखा होगा, अगर नहीं भी तो यूजुअली मशरूम्स हैं वो ऐसे पैक्ड फॉर्म में आते हैं, नॉट जनरल वन, इंडिया में इतना ये ऐसे रिलीजियसली फॉलो नहीं होता, बट यस अगर आप कोई सुपरमार्केट जाएंगे आप देखेंगे एक प्लेट, एक थर्माकोल प्लेट से होती है, उसमें आपके 1 या 2 आपके फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, एंड दे आर पैक्ड विद अ लाइक दे आर रैप्ड विद अ शीट, टाइट, एक पॉलीथीन शीट से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दैट इज मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, क्योंकि इस पैकेट के अंदर हमने क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ गैसेस किया है, सो दैट लॉन्ग टर्म तक, मींस अगर ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है तो तब तक भी क्या है, इसके अंदर जो आपकी शेल्फ लाइफ है क्रॉप की वो इंक्रीज की जा सके, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ फील्ड हीट फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड प्रोड्यूस। देखो जितने भी आपके क्रॉप्स है वो फील्ड में ग्रो होते हैं, राइट, तो डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं या जो आप हार्वेस्ट करते हो कमोडिटी, उसमें क्या है, वो फील्ड हीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अगर ये फील्ड हीट रहेगी तो बेसिकली क्या है, उस कमोडिटी का और या उस आइटम का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका आप सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप गर्मियों में आपको जैसे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, आपकी सांस भरने लगती है ज़्यादा गर्मी की वजह से, राइट। तो बेसिकली यू सर्च फॉर लाइक
ऑक्सीजन, राइट। तो उसी में सेम चीज आप एक इस तरह से आप समझने की कोशिश करो कि कमोडिटी में हीट क्योंकि ज्यादा है, फील्ड हीट प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी और जो फ्रूट है वो जल्दी खराब हो जाएगा, या जो भी आपकी वेजिटेबल है, जो भी कमोडिटी है वो जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हार्वेस्टिंग हो उसके बाद पहले वो फील्ड हीट हटाई जाए। अब फील्ड में ही अगर आप क्रॉप रख दोगे तो इवेपोरेशन हो जाएगा, जो भी वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट है इनसाइड दैट कमोडिटी, अगर वो इवेपोरेट होगी तो एकदम श्रिंक हो जाएगा आपका जो भी फ्रूट या वेजिटेबल होगा। तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख नहीं सकते, तो एक छांव वाली जगह ढूंढते हैं। उस छांव वाली जगह में कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, सारा जो भी आपने प्रोड्यूस हार्वेस्ट करा है उसको फैला देते हैं, ताकि धीरे धीरे क्या हो, जो फील्ड हीट है वो क्या है उससे हटती जाए और बाद में आप क्या है उसको स्टोर कर देते हो। सो हियर इट इज नोन एज प्री कूलिंग। इस प्रोसेस को, इस जो फील्ड हीट के रिमूवल को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्री कूलिंग बोलते हैं। इसके अलावा ब्लांचिंग एक मेथड है जो आपको यूजुअली जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, स्पिनच एक्सेट्रा, उसमें फॉलो किया जाता है। इसमें क्या करते हैं ब्लांचिंग में कि एक उबलते हुए मतलब जो हॉट वाटर है उसमें क्या करते हैं, इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को उनको डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं तो वो उससे हट जाते हैं, प्लस जो उसका जो ग्रीन कलर है वो सस्टेन रहता है। फ्रीजिंग तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, -डिग्री टेम्परेचर में टू कीप इट सो दैट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपका फ्रूट जो है या वेजिटेबल है वो स्टोर हो सके। ठीक है, पैस्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, तो ये जो आपके मेथड्स हैं, पैस्चराइजेशन है वो यूजुअली मिल्क प्रोडक्ट्स में किया जाता है, लिक्विड प्रोडक्ट्स स्पेशली मिल्क में किया जाता है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, जहाँ पे वी वांट टू लाइक किल द माइक्रोब्स, एक सर्टेन टेम्परेचर में हीट प्रोवाइड करते हैं सो दैट माइक्रोब हट जाए। आपका जो स्टरलाइजेशन है, द थिंग व्हेन इट इन्वॉल्व्स with vegetables and you want to kill the microbes, then it is known as what it known as sterilization. Next is what is the recommended total soluble solids level for the harvesting grapes। ठीक है, जो आपके जो भी soluble solids है, sugars जो आपका present है basically, वैसे इसका full form total soluble solid है। I'm sorry before I think I said sugar। ठीक है, तो यहाँ पे जो total soluble solids हैं for harvesting grapes वो कितना है, वो you have to tell। you would know if you know the maturity index। ठीक है, तो यहाँ पे again if I tell you कि यहाँ पे TSS कितना है, 16 to 24, I've already shared with you the screenshot of the most important crops। if you do that, that would help you। that is all in this video। if you like the video, do let me know, and if you want me to cover any specific topic, that also do let me know। until then, all the very best for your examination and thank you।